हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमको बायो का खत्म करना है। तो बायो में हमको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। उनमें से जो हमारे वो चारों चैप्टर, उसमें से फर्स्ट है लाइफ प्रोसेसेस। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को सस्टेन रखने के लिए, अपनी सरवाइव के लिए जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, उनको हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है कि कौन कौन सी वो एक्टिविटीज होती हैं। उसके बाद का जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हमको हमारे ब्रेन के बारे में, ब्रेन का किस तरह से कनेक्शन होता है बॉडी के साथ में, और ये जो सारे हिस्से होते हैं शरीर के, वो ब्रेन के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन में आकर के फिर उसको वर्क करवाते हैं। तो क्योंकि जो भी बॉडी के जो भी पार्ट काम करते हैं, वो जब ब्रेन उनको आदेश देता है तो उसी से ही वो करते हैं। तो इनका एक समन्वयन होता है कि किस तरह से आदेश जाएगा, फिर उनके अपने नर्वस सिस्टम से जो भी अरेंजमेंट है उनका, उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद 8th चैप्टर हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे नई प्रजातियों को किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम प्रजनन बोलते हैं। और फिर इसके बाद लास्ट का जो हमारा बायो का चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इसमें जैसे जब रिप्रोडक्शन होता है, जब प्रजनन होता है, तो नई संतति आती है, नए बच्चे आते हैं, नए जीव उत्पन्न होते हैं। इन जीवों में पेरेंट्स से कुछ विभिन्नताएं होती हैं। पहले तो पेरेंट्स के जो उनके जनक होते हैं, जो उनके माता पिता होते हैं, उनके गुण इस पीढ़ी में आते हैं, और धीरे धीरे फिर अब ये जब पेरेंट बनेंगे तो इनके गुण इनके जो संतानें होंगी उसमें जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो उनके गुण होते हैं वो धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। इसको हम आनुवंशिकता बोलते हैं। अब क्योंकि जब पेरेंट के गुण उनके बच्चों में आए हैं, तो फिर इनके गुण इनके बच्चों में जाएंगे। तो धीरे धीरे अगर थोड़ा सा भी बदलाव हो जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो एक लंबे टाइम के बाद काफी ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। अगर हम 10 पीढ़ी को लेकर के देखेंगे, तो जो यहाँ शुरुआत के पेरेंट्स थे और जो 10 पीढ़ी के बाद के जो बच्चे होंगे, उनमें काफी डिफरेंस रहेगा। तो ये इसको देखा जाता है एक इवोल्यूशन के तरीके से, एक जैव विकास के तरीके से। तो इसके बारे में पढ़ना है कि ये किस तरह से होता है, क्या क्या इसके कारक होते हैं, कि किस वजह से ये जैव विकास होता है और इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो ये एक जैव विकास एक टॉपिक हमको मिलेगा इस आनुवंशिकता एवं जैव विकास में। तो यही 4 चैप्टर के बारे में हमको अपनी जीव विज्ञान में पढ़ना है। उसमें से जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में अभी जैसे हमने देखा कि वो सारे एक्टिविटीज जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एक जीव, जो जीवित जीव जो करता है अपने खुद को, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, उन्हीं को हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। इन जैव प्रक्रम में जैसे हमको ये 4 जैव प्रक्रम पढ़ने हैं। उनमें से न्यूट्रिशन, जो पोषण होता है, एक जैव प्रक्रम ये हो गया। रेस्पिरेशन, श्वसन। ट्रांसपोर्टेशन, वहन। और फिर उसके बाद एक्सक्रीशन, जिसको हम उत्सर्जन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन में तो हमको पौधों का और जानवरों में मनुष्य का, ह्यूमन का पढ़ना है। तो पौधों में जो न्यूट्रिशन होता है वो उसको हम स्वपोषी पोषण बोलते हैं, जिसको हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। तो उसमें हमको ह्यूमन के बारे में पढ़ना है। मानव में जो पाचन होता है वो किस तरह से होता है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। फिर रेस्पिरेशन में केवल ह्यूमन का ही पढ़ना है। न्यूट्रिशन में हमको दोनों का पढ़ना है, प्लांट का भी पढ़ना है और एनिमल में ह्यूमन का भी पढ़ना है। रेस्पिरेशन में बस केवल ह्यूमन का ही पढ़ना है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है हमको। ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट का और ह्यूमन का दोनों का पढ़ना है। तो ट्रांसपोर्टेशन कौन से ऑर्गन से होता है, किस अंग से होता है। फिर उसके बाद एक्सक्रीशन, जो उत्सर्जन होता है बॉडी में, जो भी वेस्ट
मटेरियल्स होते हैं, जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीशन। तो ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर में ये 4 टॉपिक हमको कवर करने हैं। इन्हीं को और थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके हम अपना चैप्टर खत्म करते हैं। तो ये अभी तक यहाँ पे न्यूट्रिशन जब हम देखेंगे, पोषण, तो न्यूट्रिशन जो होता है ये 2 तरह का होता है। एक ऑटोट्रॉपिक होता है जिसको हम स्वपोषण बोलते हैं, एक हेटेरोट्रॉपिक होता है जिसको हम परपोषण बोलते हैं। अब स्वपोषण का मतलब होता है कि जो भी जीव है अगर वो दूसरे किसी पे डिपेंड नहीं है, वो अपना जो पोषण है वो धरती खुद ही बना रहा, अपना भोजन जो खुद ही बना रहा है, तो उसको हम ऑटोट्रॉपिक या स्वपोषी बोलते हैं। और जो दूसरे पे डिपेंड होता है अपने खाने के लिए, उसको हम हेटेरोट्रॉपिक या परपोषी बोलते हैं। और इस जो प्रक्रम होता है इसको हम परपोषण बोलते हैं। अब जो पौधे होते हैं, हरे पौधे, वो स्वपोषी होते हैं, मतलब ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। और जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं उनमें फिर आगे 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक होते हैं। अब होलोजोइक में जैसे एनिमल्स हो गए, तो ये क्या करते हैं, ये अपना जो भोजन होता है वो दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं और पूरी तरीके से, मतलब एक तरह से उनको जिंदा नहीं रहने देते हैं, इस तरह से कुछ अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो सैप्रोफाइट होते हैं, सैप्रोफाइट ये सड़ी गली चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल अगर आप जैसे देखें तो फंजाई हो गया, यीस्ट हो गया, तो ये सारे सैप्रोफाइटिक होते हैं। मशरूम भी आपका सैप्रोफाइट होता है। फिर पैरासाइट्स जो होते हैं ये भी अपना भोजन जो लेते हैं, जिनको हम परजीवी बोलते हैं, ये भी अपना भोजन दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही लेते हैं, लेकिन उनको मार करके नहीं। मच्छर है, ये एक पैरासाइट है। अब ये आपका अपना भोजन जो है वो ह्यूमन से लेता है, लेकिन उनको जिंदा रहने देता है, तो ये पैरासाइट्स हो गए। और जैसे खटमल हो गया, तो ये सभी पैरासाइट्स हैं। फिर उसके बाद इस इन सब के बारे में बस हमको जान लेना है। जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो हमको डाइजेशन पढ़ना है ह्यूमंस में। तो हेटेरोट्रॉपिक में हमको डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ना है और ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेसिस पढ़ना है। तो न्यूट्रिशन में बस हमको 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, एक फोटोसिंथेसिस और डाइजेशन इन ह्यूमन। फिर उसके बाद हमको रेस्पिरेशन पढ़ना है, जो कि ह्यूमन के बारे में ही पढ़ना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे बना हुआ है लंग्स, और किस तरह से वो जो सांस होती है वो लंग्स में एंटर करती है, फिर उनका किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है, और फिर वो किस तरह से ब्लड में जा करके सेल्स तक पहुंचती हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से फिर से लंग्स में आता है और फिर वो बाहर आता है। तो ये रेस्पिरेशन। अब हमको ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन में हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद हमको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। तो ट्रांसपोर्टेशन हमको पौधों में भी और ह्यूमन में भी, दोनों में पढ़ना है। अब पौधों में जो वाहन होता है वो जाइलम और फ्लोएम से होता है। जाइलम का काम होता है पानी को ट्रांसपोर्ट करना और फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। और फिर उसके बाद ह्यूमन में ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना है। तो ह्यूमन के बीच में जो ह्यूमन के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन जो वाहन होता है उसका जो माध्यम होता है वो रक्त होता है, ब्लड, और जिस अंग की मदद से वो होता है वो हृदय होता है। फिर उसके बाद एक्सक्रीशन हमको पढ़ना है। तो एक्सक्रीशन में क्या होता है कि जो भी, जिसको हम उत्सर्जन बोलते हैं, तो ये उत्सर्जन में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो यूजलेस होते हैं बॉडी के लिए और जो नुकसान करते हैं, उसको वो एक्सक्रीशन से बाहर आए, उत्सर्जन उसी को बाहर निकलने को हम उत्सर्जन बोलते हैं। तो इसको हमको प्लांट्स के बारे में पढ़ना है और फिर ह्यूमन में भी पढ़ना है इसको। अब यहाँ पे इसके बाद हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो हमने अभी देखा। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अब हम ना जैव प्रक्रम जो लाइफ प्रोसेस है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या है, वे सभी प्रक्रम जो सजीव स्वयं को जीवित रखने और शरीर की मरम्मत के लिए करते हैं, उन्हें हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। उसका उदाहरण अगर हम देखें तो पोषण,
श्वसन, वहन और उत्सर्जन होता है। यहाँ पे आपको इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी गई है, तो आप वहां से देख के लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? अब तो वो प्रोसेस होता है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ले करके अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो ये उसका केमिकल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल, ये दोनों कंबाइन होकर के तो यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है। अब अगला हम देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो वो 3 चरणों में पूरा होता है, 3 स्टेप में। अब वो देखते हैं क्या होता है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है, जो प्रकाश संश्लेषण है, वो इन 3 चरणों में पूरा होता है। उसमें से जो फर्स्ट स्टेप होता है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण। तो जब वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, फिर उसके बाद एक प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना और जल के अणु का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना। अब जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, जल का जो अणु होता है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो ये अपने अपने कंपोनेंट में टूट जाता है, अपने अपने अवयवों में टूट जाता है। फिर उसके बाद एक अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। अब अपचयन हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का निकलना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से ग्लूकोज का यहाँ पे निर्माण होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के पूरे चरण रहे। इस अप्रकाशिक अभिक्रिया को एक ब्लैक मैन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोजा था। और इसका जो अध्ययन किया था वो केल्विन नाम के एक वैज्ञानिक थे। तो इसलिए उन्होंने अपना एक साइकिल भी बनाया था जिसको हम केल्विन साइकिल या केल्विन चक्र बोलते हैं। तो उतने डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, बस ये प्रकाश संश्लेषण की जो चरण है उनके बारे में पढ़ना है। तो बस इतना ही जानना है यहाँ तक। अब यहाँ पे इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, जो डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।